तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। यदि जितने भी बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC PET एग्ज़ाम 2022, जो कि आज से लगभग 45 से 50 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ है? 45 से 50 दिन का समय बचा हुआ है और उसको अक्टूबर के महीने में प्रस्तावित किया गया है। उसी एग्ज़ाम से संबंधित हमने संविधान विषय से उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने संविधान विषय से आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लिया है, जो कि ये हर एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आपको मिलने तय हैं। जैसे मान लीजिए जो वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर दिसंबर के महीने में वीडियो का जो परीक्षा होने वाला है, आने वाला सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, वर्तमान समय में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है और आने वाले RO ARO JEE AE एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट में इनमें से सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। और संविधान तो ऐसा विषय है जिसको पढ़ने से ही रोमांचकारी लगता है और संविधान का ही देन है कि आज हम आपको इतने फ्रीडम तरीके से आपको हम पढ़ा पा रहे हैं या कुछ बता पा रहे हैं या जहां मर्जी वहां हम लोग घूम ले रहे हैं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। जिसने भी ये संविधान का निर्माण किया, सिर्फ हम एक लोगों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि संविधान को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा। उन सभी को शत शत नमन है मेरे तरफ से। आइए हम बात करते हैं अपने संविधान के उन प्रश्नों के बारे में जो कि ऑप्शन सहित आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? क्या जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण किया गया हो, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया गया हो, या राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व हो। आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे देश में किसी भी जाति विशेष का बोलबाला न हो, किसी भी जाति विशेष का बोलबाला न हो। इस हिसाब से हमारा उत्तर ये हो जाएगा कि जिस देश का अपना कोई धर्म न हो, कि कोई ये न कहने पाए कि जो भारत देश है या हिंदुस्तान देश है वह किसी विशेष जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले जितने भी लड़के नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? क्या भाषाओं की संख्या 18 है, या भाषाओं की संख्या 19 है, या संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है, या भाषा की संख्या 24 है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। क्या की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। सर्वप्रथम जो हमारी पहली भाषा थी, इसको संविधान संशोधन के द्वारा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दूसरा संविधान संशोधन था वह 71वां संविधान संशोधन था। भाषा की हम बात कर रहे हैं कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया, फिर 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, और फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा भी कुछ भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध है। सरकारिया आयोग का संबंध
किससे है ये आपको बताना है। क्या सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, या नदी पानी बंटवारे से है, या सूचना के अधिकार से है, कि लाभ के पद संबंधी विवाद से है। सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र व राज्य सरकार के संबंधों से है। केंद्र व राज्य सरकार के संबंधों से है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरकारीय आयोग केंद्र व राज्य में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उनसे ये संबंधित आयोग बनाया गया है। पहले ये विवाद इसलिए नहीं होता था क्योंकि राज्य में भी और केंद्र में भी दोनों में ही एक ही पार्टी की सरकार होती थी, और वर्तमान समय में क्या है कि केंद्र में कहीं कहीं एक ही पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, और कुछ जगह पे भी केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है। राज्य अपने हिसाब से शासन चलाना चाहता है और केंद्र अपने हिसाब से शासन चलाना चाहता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वह किसके पास भेजे जाते हैं। क्या चुनाव आयोग के पास भेजे जाते हैं, या संसद के पास भेजे जाते हैं, या उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, कि उपराष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली हो जाती है या विपक्ष की पार्टी को ये लगता है कि हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है और इस मामले की जांच करने के लिए हम सीधे के सीधे उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और राष्ट्रपति संबंधी मामले को उच्चतम न्यायालय में सुना जाता है और वहीं से विवादों को निपटारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है। संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है। कहने का आशय है कि यदि संसद की दोनों सदनों का यदि बैठक होता है तो दोनों बैठकों के बीच में कितने समय का गैप होना चाहिए या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब संसद के सदन की बैठक होती है, मान लीजिए किसी संसद की जो किसी भी सदन की बैठक आज हो गई, तो आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने के अंदर ही उसको दोबारा बैठक करना पड़ेगा। 6 महीने की जो अवधि होती है उससे अधिक की अवधि नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद के अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम समय अंतराल होता है वह 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 6 मंथ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। ऑप्शन है हमारा, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन तो हमको चारों सही लगता है। हम प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने वहाँ राज्य अध्यक्ष का भी चुनाव होता है और अपने देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और जो भारत का संविधान है वो अपना लिखित संविधान है, और जो भारत की सरकार है उसका जो संसदीय प्रणाली के रूप में लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे संसद का निर्माण किया जाता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी और राष्ट्रपति का भी। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चारों सही है, और प्रश्न के हिसाब से देखा जाए कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न हमारा पूछा है कि एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है। तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या होता है? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणराज्य मुख्य
रूप से माना गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो ज़रूर सब लोग सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। और यदि आप अपना राय कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।